पंजाब जीके ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ NWFH was separated from Punjab and made a separate province। ठीक है जी, पहली गल तो यह पता होना चाहिए सानू कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। NWFH नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एच नहीं इतने पी होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ NWFP। ठीक है जी, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो एक इलाका पंजाब का हुंदा सी, इनू 1901 दे विच अलग करके जो ਉਹ कदों किया गया और किने किया ना। पहला दूजा क्वेश्चन ये हो सकता है कि किने किया सीगा। सो ਇਹਦਾ जवाब ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जी, ਇਹਦਾ जवाब आंदा ਸਾਡੇ ਕੋਲ दैट इज 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉर्ड कर्जन, ਜਦੋਂ कि भारत के वाइसरॉय कौन सीगे, लॉर्ड कर्जन सीगे। उन्होंने पंजाब का एक इलाका जिन्हों कि आप कहते पश्तून वाला इलाका सीगा उन्होंने अलग कर दिता और उसका नाम की रखा इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उसका नाम रखा। और आप देखते हैं कि उन्होंने अज की डेट की कहा जाता है, उन्होंने खैबर पख्तूनवाला कहा जाता है। ये इलाका अज की तरीक पाकिस्तान दे विच है। जदों कि 1947 भारत की वंड हुई सी तो इत्थे दे लोगों का प्लेबीसाइट होया सीगा और उन्होंने डिसाइड किया सी कि असी पाकिस्तान च जाना है और यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उस तो बाद असी देखते हैं कि इसका नाम बदल के फिर खैबर पख्तूनवाला कर दिता गया और इस तरीके नाल आपां देखते हैं कि यह 1901 विच पहला पंजाब का हिस्सा, क्योंकि पहला महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के उत्ते ये सारा इलाका आप इंडस तक का इलाका आप कह सिंध दरिया तक का इलाका वो पंजाब का हिस्सा होया करता सीगा। और जदों कि 1849 दे विच ये फिर ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर सारा हिस्सा आया तो उस तो बाद ये 1901 दे विच उहदे एक हिस्से को अलग करके जो सीगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाता गया और फिर ये बाद विच पाकिस्तान दे विच शामिल हो गया। सो आप देखते हैं 1947 दे विच पाकिस्तान च शामिल हो गया सीगा और फिर इसका नाम बाद में खैबर पख्तूनवाला एक कर दिता गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने को किहड़ा आंदा है। Which of the following princely state of Punjab acceded to Pakistan after partition in 1947? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ देखते हैं कि पंजाब की किहड़ी स्टेट जिहड़ी सीगी जिहड़ी कि भारत में शामिल, सिर्फ एको स्टेट सी जिहड़ी भारत शामिल नहीं हुई, बाकी सारिया स्टेटां जिहड़ियां सीगियां वो भारत शामिल हुईयां सीगियां ना। थोड़ी जी हिस्टरी तुहानूं इत्थे होर पता होनी चाहिए है, वो की हैगी है कि जदों 1849 दे विच पंजाब जिहड़ा सी रणजीत सिंह वाला इलाका जिहड़ा सीगा या आपां कहिए लाहौर दरबार सीगा, वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया। वो तो आया डायरैक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर, पर ये नाल आप देखते हैं बहुत सारे छोटे मोटे राजे भी सीगे, जिवें पटियाला हो गया, ये तो वड्डा राजा सी, पटियाले वाला राजा, पटियाला नाभा, ये तो फिर वड्डियां स्टेट सीगियां। पर ये नाल आप देखते कि बहुत सारिया होर छोटे छोटे राजे भी सीगे और जिवें कि कलसियां हो गया, ये तो बहुत छोटे राजे सीगे। इस तरीके आप देखते हैं कि ईवन जदों आप लुधियाने नूं जाते हैं तो उत्थे बीजा एक पिंड पैंदा, उत्थे दा भी एक राजा हुंदा सीगा। इस तरीके नाल आपां देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राजे सीगे और तकरीबन 40 प्रिंसली स्टेट सीगियां, 40 प्रिंसली स्टेट सीगियां जिहड़ियां कि अपार्ट फ्रॉम द एरिया जिहड़ा कि डायरैक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर सीगा लाहौर दरबार, उहदे इलावा पटियाला, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, कलसियां और नालागढ़, बिलासपुर, ये सारे जिहड़े छोटे मोटे राजे सीगे। तो इन्हां 40 दे विचों आपां देखदे हां एक स्टेट ऐसी सी जिहड़ी पाकिस्तान च गई, बाकी सारियां जिहड़ी सी पंजाब शामिल होईयां। सो आपां देखना कि इन्हां दे विचों किहड़ी ऐसी स्टेट है जिहड़ी कि भारत शामिल नहीं हुई पर वो पाकिस्तान च गई, उहदा नाम है जी बहावलपुर। सो बहावलपुर जिहड़ी स्टेट सीगी ये पाकिस्तान शामिल हो गई और बाकी आप देखते हैं कि वो पंजाब सारी इंडिया दे विच शामिल हुई सीगियां। और ये सारिया जिहड़ी 40 स्टेटां सीगियां, जिहड़ी 40 स्टेटां सीगियां, इन्हां नूं गाइड करने वास्ते, एडमिनिस्टर करने वास्ते 1921 दे विच 1921 दे असीं की देखते हैं एक एजेंसी बनाई गई सी, उसका नाम की रखा सी पंजाब स्टेट एजेंसी।
तो ये भी एक नवी इन्फॉर्मेशन है जी कि तुहानू शायद पहला ना पता होवे। की बनाया गया सीगा, पंजाब स्टेट एजेंसी बनाई गई सी ताकि जड़ियाँ स्टेटां ने पंजाब दियां छोटिया मोटिया राज हैगे ने इन्हों एडमिनिस्टर करने वास्ते, इन्हों गाइड करने वास्ते पंजाब स्टेट एजेंसी बनाई गई सी और ये 1921 दे विच बनाई गई सी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे को केड़ा होंदा है। अगला क्वेश्चन है हू रोट इट, क्योंकि जदों आप देखते हैं कि पेपर अजकल के जिमें आने शुरू होए ने उहदे विच इस तरह दी एग्जाम्पल जो है ने, और क्योंकि यह किते ना किते सिलेबस का हिस्सा ने 9वीं 10वीं की किताबां दे विच, इस करके इन्हां दे बेस दे उत्ते क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हू रोड धर्मशाल तड़वाई रहंदे ठाकुर रहन द्वारे ठग विच मसीती रहन कुसत्ती आशक रहन अलग। ये किने ये अखर कहे ने, एक काफ़ी का हिस्सा मैं थोड़ा इन्ना दसदा, काफ़ी का हिस्सा है। सो ये काफ़ी का हिस्सा किने कहा है, तो अपने को ऑप्शन करेंगे शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, शाह शरीफ। सो ये बुल्ले शाह की काफ़ी का हिस्सा है। सो इसका जवाब क्यों होगा जी, बुल्ले शाह। फूक मुसल्ला पांसठ लोटा ना फड़ तस्बी कासा सोटा, ठीक है जी, ये भी बुल्ले शाह ने कहा है। या पठ नमाजा ते चिकड़ रोजे कलमे ते फिर गई स्याही बुल्ला शाह शाह अंदरों मिलिया भुली फिरे लिखवाई, ठीक है जी। सो बहुत सिंपल लैंग्वेज बुल्ले शाह का सीगा जिहड़े आपां कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स के उत्ते और जिहड़े कि दिखावा करते सीगे उन्हां दे उत्ते जिहड़ा सीगा किते ना किते वो कटाक्ष करता सीगा। तो धर्मशाल तड़वाई रहंदे ठाकुर द्वारे ठग, ठाकुर द्वारे दैट मीन मंदिरां दे विच ठग रहंदे ने। धर्मशाल बेसिकली थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि पुराने टाइम दे विच गुरुद्वारे नहीं सी कहंदे हुंदे, उन्होंने की कहा जाता सीगा, उन्होंने धर्मशाल कहा जाता सीगा। तो इस तरीके नाल इहदा मतलब कि इत्थे बुल्ले शाह किहनूं कह रहा है, जिहड़े पुराने गुरुद्वारियां दा किते ना किते रैफरेंस दे रहा। धर्मशाल तड़वाई की मतलब जिहड़े कि लड़ाइयां करते फिरते हैं, क्योंकि बुल्ले शाह का टाइम किहड़ा सीगा, बुल्ले शाह का टाइम आप देखते हैं मिसलां वाला टाइम सी, गुरु गोबिंद सिंह वाला टाइम सीगा और उस तो बाद मिसलां वाला टाइम सीगा। इस करके उन्हें तड़वाई अखर इत्थे वरत्या हैगा। ठाकुर द्वारे ठग विच मसीती रहन कुसत्ती, ठीक है, जिहड़े कि चंगे मसीतां दे च जिहड़े कि चंगे काम नहीं करते। आशक रहन अलग, क्योंकि बुल्ले शाह या होर जिहड़े काफ़ी सीगे वो की मनदे सीगे कि अपने आप नूं रब दा आशक कहाउंदे सीगे। तो इस तरीके नाल क्योंकि ये किते ना किते पंजाबी लैंग्वेज की किताबां का हिस्सा हैगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं। Which of the following parties was formed in struggle for freedom in the princely states of Punjab? अज आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा उन्होंने इलाकों के विचों है जिथे कि प्रिंसली स्टेट्स, मैं थोड़ा पहला भी दसिया सीगा कि 40 प्रिंसली स्टेट सीगियां पंजाब दे जिहड़े कि ब्रिटिश राज का हिस्सा सीगियां। तो जदों फ्रीडम स्ट्रगल हुई, हुण दो तरीके की फ्रीडम स्ट्रगल हुई, एक तो हुई फ्रीडम स्ट्रगल, दैट फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, और एक हुई दूजी मूवमेंट बनी उन्होंने कहा प्रजा मंडल कहा जाता है, उन्होंने की कहा जाता है, उन्होंने प्रजा मंडल मूवमेंट कहा जाता है। और प्रजा मंडल मूवमेंट जी सी राजा के खिलाफ मूवमेंट सी। तो विच आर द फॉलोइंग पार्टी वाज फॉर्म्ड इन फ्रीडम इन द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब? तो यदा जवाब की बनता साडा है पंजाब रियासती प्रजा मंडल जी सी एक पार्टी बनाई गई सी 1928 दे विच, और इसका परपज़ की सीगा कि जे राजे हैगे ने उन्हां तों छुटकारा पाया जाए और उन्हां तों आज़ादी हासिल की जाए। तो इसका जवाब ए वाला बनता है। और इसका आप अगे देखते हैं ये थोड़ी जी होर इन्फॉर्मेशन जी हैगी है, क्योंकि ये जो पंजाब रियासती प्रजा मंडल हैगा ये मेन लीडर कौन सीगे, ये भी एक मेन क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है कि इन्हां दे प्रेजिडेंट कौन सीगे ते मेन लीडर कौन सीगे। सेवा सिंह ठिकरीवाला, सेवा सिंह ठिकरीवाला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब रियासती प्रजा मंडल। और असीं देखते हैं कि नाल इहदे भगवान सिंह लौंगोवालिया ये की सीगे इहदे जनरल सैकटरी सीगे, जिहड़ी कि 1928 दे विच इह ऑर्गेनाइजेशन बनी सीगी। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेवा सिंह ठिकरीवाला यह एक बड़े रसूखदार अपर चंगे अहुदे ते जिहड़े लगे हुए सीगे अफसर, उन्हां दे पुत्र सीगे, पर यह फ्रीडम स्ट्रगल दे शामिल होए और भुख हड़ताल दे विच इन्हां दी फिर बाद विच आपां देखदे 1938 दे अप्रोक्सीमेटली इन्हां दी फिर बाद विच मौत हो गई सी। भुख हड़ताल की सी इन्हां ने राजां दे खिलाफ। द जैतो मोर्चा वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैश,
ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। तो जैतो मोर्चा क्यों लगाया गया सीगा? ऑप्शनां किहड़े-किहड़े तुहाडे कोल? फोर्स एब्डिकेशन ऑफ महाराजा रिपुदमन सिंह, प्रोटेस्ट अगेंस्ट किलिंग ऑफ जलियांवाला बाग, किलिंग ऑफ पैसेंजर at हावड़ा आफ्टर दे वर फोर्स्ड टू सेल बैक टू इंडिया, कामाघाटो मारूनगर इंसीडेंट, नन ऑफ दीज। तो ये चारों इंसीडेंट तुहानूं याद हैगे ने तां तुहानूं इह पता होना चाहिए कि फिर यह तुसीं इहनूं रिलेट कर पाओगे। चलो नीचे तो शुरू होंदे जी, नन ऑफ दीज तो बाद देखांगे आपां। है किलिंग ऑफ पैसेंजर एट हावड़ा, कामाघाटा मारू 1914 का इंसीडेंट, थानू डेफिनेटली ये बारे चंगी इन्फॉर्मेशन होएगी। और थानू ये भी पता होएगा कि कनेडा ने कानून पास किया सीगा, और उस कानून के तहत किते ना किते उन्होंने कहा सी कि भी इंडियंस नू इत्थे आउण तो रोकना है, और उसे दे तहत उन्होंने कि जो जहाज गया सीगा कामाघाटा मारू, और उसका नाम की रखा सीगा फिर बाबा गुरदित्त सिंह ने, हाँ जी, गुरु नानक जहाज रखा सीगा। पर उहदे जिहड़े पैसेंजर सीगे उन्होंने वैंकूवर के जिहड़ी बंदरगाह सी उत्थे उतरन नहीं दिता गया, और सारे के सारे जिहड़े ओह पैसेंजर सीगे वापस हावड़ा पहुँचे। और जदों हावड़ा पहुँचे उत्थे रेलवे स्टेशन तो उन्होंने कहा गया कि तुसीं इत्थों गड्डी फड़ो तो सीधे जिहड़ा सीगा अपने घर जाओ। तो उत्थे किते झगड़ा हो गया, और झगड़े 40 जिहड़े सीगे ओह पंजाबी मारे गए सीगे। तो उस दे दैट इज़ द इंसीडेंट जिहड़ा कि आपां कहंदे कि 1914-15 दे विच होया। पर जैतो और उस तो दैट मीनस ये साडा जवाब नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा तुहानूं वो भी दसदा। प्रोटेस्ट अगेंस्ट किलिंग ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग तुहानूं पता कि 13 अप्रैल 1919 का इंसीडेंट हैगा। और ये जिहड़ा जैतो मोर्चा लग्या सीगा ये होया सीगा 1922 दे विच, 22-23 दे विच। इस करके जिहड़ा सीगा ये दोनों नहीं हैगे। एब्डिकेशन और रिपुदमन सिंह ये वाला इंसीडेंट जिहड़ा सीगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज ने रिपुदमन सिंह नूं जबरदस्ती जिहड़ा सीगा अपने, क्योंकि नाभे का राजा सीगा, उन्होंने हटाया सीगा। और क्यों हटाया सीगा? क्योंकि यह ब्रिटिश राज दा सीगा उहदी अगवाई नूं मनदा नहीं सीगा। जदों भी ये प्रिंसली स्टेटा जो पटियाला हो गया, नाभा हो गया, क्योंकि ये नाभे के राजे सीगे, तो इन 1911 दे विच जदों इन्हां दे पिता जी की मौत हुई तो उस तो बाद ये उत्थे दे राजा बने। पर आम तौर पर रिवाज की सीगा कि राजा नॉमिनेट कौन करते सीगे? अंग्रेज करते सीगे कि अगे तो ये राजा होगा। इन्होंने अपने आप को खुद को कहा कि मेरे प्यो के मरण तो बाद मैं राजा हैगा, और इन्होंने अंग्रेज़ों की उत्थे ईन नहीं मनी। बाद में किते ना किते अकालियां दे भी बहुत नेड़ता च रहे, इस करके अंग्रेज़ों ने इन्हों हटाता, और उस हटाउण के परपज़ के पिछे अकालियां ने एक एजिटेशन शुरू की सी, और उस एजिटेशन को की कहते हैं जैतो मोर्चा कहा जाता है। तो इसका जवाब की है जी? फोर्स एब्डिकेशन ऑफ महाराजा रिपुदमन सिंह ऑफ नाभा, ये भी पता होना चाहिए। और इन्हां दा 1942 दे विच जिहड़े इन्हां दी मौत हो गई सी। तो थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन होर सी जिहड़ी तुहानूं पता होनी चाहिए है। तुसीं स्लाइड नूं चंगी तरह देखोगे, पढ़ोगे तो तुहानूं यह चीज़ चंगी तरीके नाल याद भी हो जाएगी। और ये बेसिकली जो मैं तुहानूं दस ही बैठा होया है कि इन्हां ने अंग्रेज़ों की ईन नहीं मनी और अपने आप को राजा घोषित किया। तो अंग्रेज़ों ने इन्हों हटा के इन्हों के पुत्र जिहड़ा सीगा प्रताप सिंह नूं उत्थे दा राजा डिक्लेयर कर दिता। तो इस तरीके नाल आपां देखदे हां कि ये मोर्चा शुरू होया सी। रणजीत सिंह कैप्चर्ड अमृतसर फ्रॉम डैश आफ्टर द बैटल ऑफ डैश। थोड़ा जा होर औखा क्वेश्चन करते हैं जो आप कहते हैं कि दो ऑप्शन जो थोड़े आ जाते हैं तो क्वेश्चन होर ज़्यादा औखा हो जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर किस तो जित्या सीगा? अंग्रेज़ों तो जित्या सीगा, अफगाना तो जित्या सीगा, या किसी मिस्र तो जित्या सीगा, और किहड़ी लड़ाई जित्या सीगा ये भी पता होना चाहिए। सो जमन शाह पसीन, बैटल ऑफ पसीन, ठीक है जी, क्योंकि जमन शाह का जिहड़ा सीगा अमृतसर कदों कैप्चर किया? 1802 दे विच। और जमन शाह जिहड़ा सीगा वो तो उस वेले तक वो भरा ने उन्होंने हटा के उन्होंने अन्या करके जेल च पाता सीगा। इस करके जिहड़ा सीगा ये ऑप्शन तो होगी खत्म थोड़ी हो। नवाब ऑफ कसूर रामगढ़, ठीक है जी, नवाब ऑफ कसूर दे नाल लड़ाई तो हुई सी अमृतसर पिछे, पर रामगढ़ वाली ऑप्शन जी सी ये भी गलत हैगी है। तो इस करके ये नहीं हो सकता। रामगढ़िया मिसल
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਰਸੂਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਲ ਰਸੂਲਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1802 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਸੀਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਵੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਸੂਰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭੰਗੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਕੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਡਾਈਵੈਸਟਿਡ ਆਫ ਆਲ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਔਨ ਪੈਨਸ਼ਨ। 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਡਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰੋਵਾਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। Name the commission which was constituted in 1961 to go into a demand raised by Akali Dal and was boycotted by Akalis। ठीक है जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घट तुसीं पढ़िया होएगा। तो शाह कमीशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1966 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1947 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ।
ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 1953 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। C.R. ਦਾਸ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MC ਛਾਗਲਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ C.R. ਦਾਸ, ਡਾਕਟਰ C.P. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਐਂਡ MC ਛਾਗਲਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 1962 ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। Which of the following district is not part of ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ? ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 5 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ SBS ਨਗਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो SBS नगर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਪੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, SBS ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ SAS ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। इन पंजाब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी, पंजाब ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ 164(1)A ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 15% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ। तो 117 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ 17.55, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 17.55 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ 18 ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 18 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸਡ? ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। तो 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਐਕਟ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਡਾਊਟਸ ਐਸ ਟੂ ਦ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਾਮਨ ਅਮੰਗ ਦ ਸਿਕਸ ਕਾਲਡ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1909 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2012 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਟਰੂ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨॉट ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਲੁੱਡੀ। ਲੁੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So it is performed at the marriage function. It can be performed by both men and women. It's a kind of bhangra. It's a clapping of hand and swing. ठीक है जी। It is compared, not compared. ठीक है, compared. ऐसे e होना चाहिए अक्षर है। Compared by clapping of hand and basically ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੰਗੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਨਾਮੈਂਟ ਵੋਰਨ ਔਨ ਫੁੱਟ? ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ
ऑर्नामेंट है, किहड़ा गहना पाया जाता है? तो आप देखते हैं कि बिच्छू एक ऐसा ऑर्नामेंट है जिहड़ा कि पैर ते पाया जाता है। आम तौर तुसीं जनानियां देखिया होना इत्थे अंगूठे दे नाल पैर दे उत्ते बिच्छू पाया हुंदा है, तो इहनूं आपां बिच्छू कहंदे आ। तो पैर दे उत्ते बिच्छू पैंदा जी। फ्रॉम 2001 to 2011 the average yearly growth rate of population in Punjab was dash as compared to India's। तो पंजाब का जो ग्रोथ रेट सीगा वो सीगा जी 1.3% और ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ 1.7%। ਸੋ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਰਿਵਰ ਰਾਵੀ ਬਾਰਡਰਸ districts of Punjab while river Bias borders dash districts। ठीक है जी, ਰਾਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਸੀਗਾ एक्चुअली इतने गलत लिखा गया है। तो सतलुज बॉर्डर्स इतने सतलुज होना चाहिए है। हाँ जी, तो रिवर रावी बॉर्डर डैश डिस्ट्रिक्ट एंड पंजाब वाइल रिवर सतलुज बॉर्डर डैश डिस्ट्रिक्ट किन्ने ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ टच करता है ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ टच करता ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ। तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ फिर गुरदासपुर फिर अंबरसर। तो दैट मीनस अपने को ऑप्शन किहड़ी बचेगी इत्थे आह वाली ऑप्शन साडी बचेगी ये। ठीक है जी, तो आप सतलुज देखिए तो सतलुज पंजाब कित्थों एंटर करता वो रोपड़ जिले च एंटर करता है, नंगल दे कोल एंटर करता है। नंगल तो बाद फिर किहड़ा आ जाता जी उहदे च ओह। ठीक है जी, तो किहड़े इलाकों दे विचों एंटर करता आएगा तुहाडा ओह रोपड़ आया जी, फिर वो तुहाडा शहीद भगत सिंह नगर आ गया, फिर तुहाडा उस तो बाद ये लुधियाना आ गया। ठीक है, लुधियाने तो बाद आप देखते हैं जी फिर ये थोड़ा कपूरथला जलंधर इन्होंने सारे इलाके चो निकलता होया जिहड़ा सीगा ये आप देखते हैं कि रोपड़ SBS नगर लुधियाना जलंधर मोगा तरन तारण कपूरथला फिरोजपुर फाजिलका ये तुसीं जे नक्शा देखते हो इत्थों तो मतलब कि एंटर किया उन्हें ये रोपड़ च एंटर किया, फिर तुहाडा नवां शहर वाले इलाके चो हुंदा है तुहाडा लुधियाना और इत्थे फिर जलंधर ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ये सारे 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਤਲੁਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਇਜ਼ ਏਸ਼ੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ, ਤਾਂ ਪਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 225 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 225.56 ਮੀਟਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ यू। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? चलिए 56 जो मॉक टेस्ट है हमारा उसके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चंस रहे हैं एंड में प्लीज एज यूजुअल अपना स्कोर जरूर टैली कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूटमैग्स कर्स इज अ नॉवल बाय विच ऑफ द फेमस ऑथर। ठीक है, न्यूटमैग्स कर्स आपके पास इनमें से किसने लिखा है? लास्ट टाइम बहुत रिनाउंड नॉवल रहा था ये, तो इट वाज रिटन बाय अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष ने इसको लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ द रिसेंट बुक रिलीज बाय डॉक्टर शशि थरूर। भारत में सब जानते हैं बहुत जबरदस्त राइटर है, इतिहासकारों के तौर पर लिखे जाती है इनकी किताबें। तो
जो किताब इन्होंने लिखी उसका नाम है प्राइड, प्रिजुडाइस एंड पंडितरी, ठीक है, पॉन्डिटरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, रिवॉर्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, एक प्रोग्राम शुरू किया गया भारत में, से नाम क्या दिया गया, रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड आपके पास किसने स्टार्ट किया है, बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इसको स्टार्ट किया भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना विच वाज सीन इन द न्यूज इज इंप्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। भूजल का मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसको करना है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया एक डिपार्टमेंट था वाटर रिजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है। तो पहले नहीं होती थी मिनिस्ट्री, ये बाद में शुरू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवील्ड द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, ठीक है, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 की किस मिनिस्ट्री ने बनाई है आपके पास, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। Who has been appointed as the chairperson of the चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सेटअप बाय NTCA, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी किसने सेटअप की है आपके अंदर, राजेश बंसल इस कमेटी के क्या चुने गए हैं, हेड चुने गए, ठीक है, राजेश बंसल चीता बन गया, ठीक है। एक्सपोसेट इंडिया फर्स्ट पोलारिमेट्री मिशन इज बीइंग बिल्ट बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो ये आपके पास किसने बनाया है, इसरो ने, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द इंस्टीट्यूशन। Indian Constitution has taken certain features of the Constitution of which constitutions of other countries. Which country has contributed to the framing of directive principle of state policy? हमें पता है भारत का संविधान बहुत डिफरेंट संविधानों से मिलकर बनाया गया है, तो आपको ये बताना है कि इस बार का जो DPSP है वो कहाँ से लिया गया, ठीक है, तो इट वॉज टेकन फ्रॉम द आयरलैंड ने ओरिजिनली कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। Which of the following article deals with the Uniform Civil Code, which is the part of Directive Principle of State Policies, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पास कहां से है, आर्टिकल 44 से आपके पास। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से संवैधानिक तौर पर आपको कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दिखता है, ठीक है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ठीक है, पब्लिक इलेक्शन के अंदर आपको वोट डालना पे लीगल राइट है, ना कि आपका फंडामेंटल राइट है। Which of the following article of the Constitution contain fundamental duties? आपको संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाई देती हैं, 51A में दिखाई देती हैं। Which of the following are the fundamental duties? इनमें से कौन सी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो सबके सब है, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परेंस एंड ह्यूमनिज्म, ये सारा का सारा आपके पास इसका पार्ट है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द, प्राइम मिनिस्टर कब तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है, जब तक वो कॉन्फिडेंस यानी कि लोकसभा के अंदर अपना बहुमत जो है वो बना के रखता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्फलेट वाज इशूड बाय महात्मा गांधी, ग्रीन पैम्फलेट कहां पर इशू किया था महात्मा गांधी जी ने, इट वाज इन द राजकोट, ठीक है। फ्रॉम विच फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द हुम वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं, इनमें से कौन हुमायूं के ब्रदर नहीं है, ठीक है, तो उस्मान नहीं थे, कामरान थे, अस्करी थे, हिंदल थे, और आपके पास, ठीक है, हाँ बस चौथे हुमायूं थे, अब बाबर के जो बेटे हैं इसमें से उस्मान नहीं है। द हीरापुर सेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था हरिपुर का, उसके बाद आपको दिखाई देगा कंट्रोवर्सी होगी। Which one of the following movement has contributed to the split of the Indian National Congress and resulting in the emergence of moderate and extremist? वो कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसकी वजह से आपको देखिएगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में गैप आएगा, तो वो आपके पास कौन सा है, स्वदेशी मूवमेंट। मैंने हिस्ट्री के लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया है क्लास, एक बार इसको जरूर देखिएगा। फाइंड द जोवियल प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग, जोवियल होते हैं जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं आपके पास, तो जोवियल आपके पास इनमें से कौन सा है, यूरेनस है, ठीक है, अंदर वाले आपके सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, दूसरे आपके जोवियल हैं जो गैस के बहुत बड़े बड़े गुबार जैसे दिखते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप धरती की रोटेशन करते हो तो इसमें से क्या क्या होता है, आपको डे एंड नाइट दिखाई देता है, ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कंसर्न्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, FRBM एक्ट आपके इनमें से किससे डील करता है, इट वाज द फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द हाई पावर्ड पैनल ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज रिसेंटली सेटअप, तो MSP के लिए आपकी रिसेंटली एक कमेटी सेटअप की गई है, इसके हेड कौन है आपके पास, संजय अग्रवाल, ठीक है। तो पहली कमेटी में राजेश बंसल थे, दोनों बानिए हैं आपकी मारवाड़ी जात से हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जल्दी याद रहता है। इन जुलाई 2022 विच माइलस्टोन वाज अचीव्ड बाय इंडिया इन कोविड वैक्सीन, तो ये आपके पास क्या था, 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या भी हमारी ही है,
ठीक है। बांथिया कमीशन रिपोर्ट विच हैज बीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो बांथिया आपके पास किसी भी है रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज, ठीक है। Which state or UT announced the summer action plan which involves the participation of 30 government department? 30 government department आपके पास इनमें से समर एक्शन प्लान के अंदर काम करेंगे, तो ये कहां पर आपके पास न्यू दिल्ली ने इसको स्टार्ट किया है। Which act governs a civil marriage where the state sanctions the marriage rather than the religion? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम टुडेज सेक्शन। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस मॉक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डंप टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। देखो इसमें साफ तौर पे क्या बोला गया है, डंप टर्मिनल की बात आपके पास यहाँ पे करी गई है। डंप टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं बात करता हूं, आपके पास ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, मैसेज पासिंग, बैच एनवायरनमेंट या फिर यूजर एनवायरनमेंट। देखो आपके पास डंप टू किसी भी सेंट्रल के साथ तो कोई टाइम टू टाइम ही आपके पास ये काम हो सकता है, तो उसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, टाइम शेयरिंग कंप्यूटर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउ अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। अगर मेरे को आपके सिस्टम के ऊपर जो है लॉग इन करना है कहीं दूसरी जगह के ऊपर बैठे हुए, तो मैं वो कैसे कर सकता हूं, ईमेल के थ्रू, यूजनेट के थ्रू, टेलनेट के थ्रू या फिर एफटीपी के थ्रू। तो वो मैं कर सकता हूं टेलनेट के थ्रू। टेलनेट क्या है आपके पास, रिमोट बेस्ड लॉग इन, इसे क्या बोला जाता है, रिमोट बेस्ड लॉगिन। ठीक है, और समटाइम इस चीज का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ईमेल का फुल फॉर्म तो होपफुली सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके पास यहाँ पे है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, टेलनेट। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है कि आपको जो कि पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर नहीं है ऑपरेशन के बेसिस के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। अगर एनालॉग की बात करता हूं तो एनालॉग कुछ सिग्नल इस तरीके से होते हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए एनालॉग सिग्नल। डिजिटल की बात करता हूं तो डिजिटल कुछ इस तरीके से होते हैं आपके पास, दिस इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और हाइब्रिड जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होती है। तो रिमोट कंप्यूटर कुछ नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल फाइनल आंसर बनेगा। एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, और हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, पर रिमोट नहीं होते हैं। ठीक है, सो आंसर इज रिमोट। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्टली यूज इन ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन में आप लोग किसका यूज करते हैं, एनालॉग का, डिजिटल का, या हाइब्रिड या रिमोट। रिमोट तो आपको पता है ही नहीं, तो बचा कौन सा है यहाँ पे, हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का ही यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, अगले आपके पास है, आपके यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गिव्स अ बर्थ ऑफ मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जिसने बहुत सारे सस्ते कंप्यूटर आपके पास यूज करवा दिए, पीडीए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम तो कभी कंप्यूटर होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है, बैकएंड पे इसका यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंप्यूटर, इन दोनों में से ही एक आंसर आपके पास बनेगा, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर से कुछ छोटे भी बने और उसकी कॉस्ट भी कम आई। ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। अब एक चीज याद रखेंगे, बट इस पीडीए, पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। इसका फुल फॉर्म समटाइम पेपर में पूछ लिया जाता है, पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो आंसर इज ये, इसका तो बी ऑप्शन है, पर पीडीए का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मेन फ्रेम से थोड़ा सा कम होते हैं, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड थोड़ी सी कम होती है। तो मेन फ्रेम तो आंसर से बनेगा नहीं, हाइब्रिड तो कॉम्बिनेशन होता है, सुपर कंप्यूटर तो अलग है। तो देखो मेन फ्रेम बना नहीं, तो आंसर क्या बना, सीधा ही मिनी कंप्यूटर बन गया, जो कि उसी की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर इज मिनी कंप्यूटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क जो है SNARC था, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, SNARC था, ये इस पे कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ईच पर्सनल कंप्यूटर हैज अ डैश दैट मैनेज द कंप्यूटर अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल एक्टिविटी। माइक्रो प्रोसेसर, असेंबलर, माइक्रो कंट्रोलर या फिर इंटरप्रेटर। अगर हम बात करता हूं कंट्रोल करने की बात की है तो कंट्रोल किसके थ्रू होता है? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है द डेटा साइज ऑफ अ वर्ड। डेटा साइज ऑफ वर्ड कितने बिट का होता है? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट? तो अगर आंसर की बात यहाँ पे करें तो 2 बाइट का आपके पास यहाँ पे बनता है। कितने बाइट का बनता है? 2 बाइट आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर जो है बनेगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। इस मॉक टेस्ट को हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, और चेक करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। अगर मैं बात करता हूँ क्या लिखा गया है, बॉयज़, BOYS, बॉयज़ का कोड आपके पास यहाँ पे क्या गिवन किया गया है? हाँ जी, बॉयज़ का कोड आपके पास है SBYO, और अगला है पेपर, PAPERS, क्या है? SPRAEP, ठीक है जी, ये आपके पास है। तो मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया है वो ये है, इसका निकालना किसका है? मेडिसिन का, MEDICINE, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो S यहाँ से यहाँ आ गया, B यहाँ से आ गया, O यहाँ पे आ गया और O यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं सिमिलर यहाँ पे भी देखता हूँ, आखिरी जो था वो यहाँ से उठ के पहले आ गया, फर्स्ट जो था सेकंड में आ गया। तो मैं यहाँ से देखता हूँ आखिरी का E यहाँ पे आ जाएगा और फर्स्ट जो था वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास M, ठीक है। अब देखो ऊपर 3 3 6 है, नीचे आपके पास 3 प्लस आगे आपके पास ये है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप सेकंड लास्ट जो था वो आपके पास यहाँ से उठ के यहाँ पे है। सेकंड लास्ट क्या है? N। सेकंड लास्ट क्या है आपके पास? N। तो ये ऑप्शन तो आपके पास कैंसिल हो गया क्योंकि E था, NN तक आपके पास है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन उठ के यहाँ पे आ गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या था आपके पास? E, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या था आपके पास? ए। फिर उसके बाद था आपके पास थर्ड लास्ट, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो थर्ड 1 2 3 आई, ठीक है, आई आ गया। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ था, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये आ गया, ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद डी और आई आएगा, डी और आई आएगा। तो आपके पास कोई भी आंसर नहीं बनेगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। आंसर इज डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी आपके पास यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर इज ई ऑप्शन आपके पास बनेगा कि नो वन इज मैचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप लोगों को वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है? फिक्स करना है। PRE, अगर मैं बात करता हूँ PR तो सभी में है, PR। अब A है, A का नंबर होता है 1, तो सबसे पहले तो पता चल गया कि 2 जो है वही नंबर 1 पे आएगा, ये तो कैंसिल। सबसे पहले क्या आएगा? प्रेज। 2 आएगा, ठीक है। 2 के अगर मैं बात करता हूँ तो 2 के बाद अगला है आपके पास E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है, E यहाँ पे भी है। अब उसमें है A आएगा पहले, तो आएगा 1, ठीक है, ये आएगा सेकंड प्लेस पे, ठीक है। अब थर्ड पे क्या है? PREC, इतना तक तो सभी में कॉमन आ गया। I होता है 14, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। E होता है 5, E होता है 5, D होता है, तो अभी आएगा थर्ड प्लेस पे। थर्ड के बाद आएगा ये फोर्थ प्लेस पे, और ये आएगा फिफ्थ प्लेस पे। तो 21543 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन रहा है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन सीरीज से लिया गया है, इसमें चेक करते हैं कि क्या है। अब देखो बेटा, अगर
12 से 21, 12 प्लस 8 9, 12 प्लस 8 करता हूँ 20, तो एक मैं तो 12 प्लस 9 21 प्लस 2। अब आगे देखते हैं आपके पास फिर से 9 फिर से 2 फिर से 9, ठीक है, तो 43 ये सीरीज मिल गई 9 2 9 2 9 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं आपके पास 1 2 3 21 22 23 7 8 9 18 19 20 13 15 गलत, 14 15 13 गलत, आपके पास 13 14 15 सी ऑप्शन आंसर बन रहा है, 15 13 गलत, सी ऑप्शन बनेगा 13 14 15, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज सैटरडे 17 दिसंबर, 17 दिसंबर 2009 को, अगर आपके पास क्या था, सैटरडे था, ठीक है ना, तो आपके पास पूछा है 22 दिसंबर 2012 पूछा है, तो 17 दिसंबर 2008, 9 के बाद सॉरी 10 आएगा, 8 नहीं आएगा बेटा, 9 के बाद 10 11 और 12, 17 दिसंबर 2012 तक पहले आप लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 17 सैटरडे था, संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा वेंसडे, यहाँ पे आएगा वेंसडे। क्यों वेंसडे आएगा बेटा, क्योंकि 2012 जो है वो एक लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। वेंसडे पे आप 17 18 19 20 21 और 22 वेंसडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे, ठीक है। तो मंडे तो मतलब डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही, डी बिल्कुल फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास कुछ इस तरीके से है। डिटोरेशन रस्ट, ठीक है, आयरन वाटर एमिनिशिएशन डेबिलिएशन डिप्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन इन्फ्लेशन, ठीक है। इनफिशिएंसी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास क्या है, रस्ट जो करती है वो क्या करती है, डिटोरेशन, रस्ट होता है जंग लगना, तो उससे क्या शरीर गड़ना, वो खराब हो जाता है। जब अनएम्प्लॉयड होता है तो डिप्रेशन बिल्कुल आ जाता है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, और डी इज द सिस्टर ऑफ ए, D is the sister of A and C is the brother of D, C is the brother of D, C is the brother of D, ठीक है, D is the sister of A. How B is related to D? B is related to D. अब B का तो जेंडर नहीं पता है, B का तो जेंडर ही नहीं पता, या तो ब्रदर होगा या तो सिस्टर होगा, हमें नहीं पता, तो B ऑप्शन आंसर बनेगा, आइदर ब्रदर और सिस्टर, बट वी आर नॉट श्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नितिन रैंक 18 इन अ क्लास ऑफ 49 ऑफ ए स्टूडेंट, नितिन का रैंक जो है 49 बच्चों में कितना है, आपके पास 18 है। फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप लोगों को निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पूछा दिया गया है, टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, टोटल कितना था बेटा, 49 था। अगर आपके पास लेफ्ट साइड से 18 है, राइट साइड आपने निकालना था माइनस 1, आपके पास 17 प्लस ऑफ R आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 49, तो राइट साइड से अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा, 32, 32, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन क्यू इज टॉलर देन पी, क्यू बड़ा है इससे, पी से, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज एल, पर जितना उतना बड़ा नहीं जितना कि एल है। आगे है एम इज टॉलर देन एन, एम जो है बड़ा है किससे, एन से, एन और ओ,
देन आगे है बट नॉट एज टॉल एज पी, पर उतना नहीं है, तो मतलब एम यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे और ओ यहाँ पे, क्योंकि एन और ओ के बारे में नहीं पता। हु इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मेरे को नहीं पता शॉर्टेस्ट कौन सा है, या तो एन होगा या तो ओ होगा, मैं कंफर्म नहीं बता सकता। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास साइलोजिज्म का है, इसमें देखेंगे क्या है आपके पास। ऑल मेन आर लॉइन, ऑल मेन आर लॉइन एंड ऑल वुमेन आर टाइगर, ऑल वुमेन आर टाइगर। अच्छा, ऑल वुमेन आर टाइगर एंड ऑल टाइगर आर लॉइन, ऑल टाइगर, ये टाइगर आ गया और ये वुमेन आ गई, क्योंकि यही था ऑल वुमेन आर टाइगर, सारी वुमेन टाइगर हैं, एंड ऑल टाइगर आर लॉइन, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। सम वुमेन आर मैन, सम वुमेन आर मैन, कोई रिलेशन ही नहीं है तो गलत है। अगला है ऑल टाइगर आर लॉइन, सारे के सारे टाइगर क्या है लॉइन के अंदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगला क्या है, सम लॉइन आर टाइगर, सम लॉइन आर टाइगर, बिल्कुल सही है। और अगला क्या है, सम टाइगर आर वुमेन, सम टाइगर आर वुमेन, बिल्कुल ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा, डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुमेन, मदर एंड विडोज, तो ए बी सी डी में कौन सा बनेगा, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सारी की सारी क्या है, वुमेन है। अब कुछ मदर हो सकती हैं, कुछ विडोज हो सकती हैं, पर इतनी बात पता है कि सारी की सारी क्या है, वुमेन है, सारी की सारी क्या है, वुमेन है। ऑल मदर जो हैं वो कुछ मदर विडोज हो सकती हैं, कुछ विडोज मदर हो सकती हैं, पर दोनों के दोनों क्या हैं, फीमेल हैं। तो आंसर क्या आएगा, वुमेन आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए का मीनिंग है प्लस, बी का मीनिंग है माइनस, सी का मीनिंग है मल्टीप्लाई, तो डी का मल्टीप्लाई मीनिंग रहा होगा यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, इंसर्ट अ फिगर, अगर मैं कौन सी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करूँ कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या बन जाए, 55, तो मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, सी ऑप्शन फिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे है 40, 20, 30 x इज इक्वल टू 55। ठीक है, सी ऑप्शन, ए, बी और डी। हाँ जी, ए का मतलब क्या होता है प्लस, बी का मतलब क्या होता है माइनस, और डी का मतलब है डिवाइड। तो पहले डिवाइड इसको अगर करते हैं तो कितना आता है, 5 माइनस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 60 माइनस 55 इज इक्वल टू 55, तो ये बिल्कुल सही है। तुक्का लगाया था, 55 इज इक्वल टू 55, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि रैंडम मैंने पिक किया, नहीं तो मेरे को सारे एक एक करके यहाँ पे पिक करने पड़ने थे और कोई चक्कर नहीं था। डन। तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारी बातें क्लियर हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर इसमें क्या ऐड करें कि ये 5 से, 6 से, 4 से और 3 से डिवाइड हो जाए। देखो 5 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट में 0 हो, क्योंकि इसमें सबसे पहला नंबर क्या दिया था, 5 दिया था। अगर मैं 3 ऐड करता हूं या 13, 23 या 33 कुछ भी ऐड करता हूं तो लास्ट में 0 आएगा, तो मतलब 5 तो मेरी इस क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 का एग्जांपल उठा लेता हूं। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, अगर उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो इसके डिजिट का सम करें, 4 + 2 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 7। अब देखो अगर आप 7 में 3 ऐड करोगे तो ये 10 बनेगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर हो नहीं सकता हमारा। 13 + 7 20 करोगे तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। 23 + 7 23 करोगे और 23 + 7 30, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, और ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 40 बनेगा अगर आप 7 में 33 ऐड करोगे तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एज ऑफ अरविंद फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज एज। अगर हम बात करें कि अरविंद की एज अगर x है तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अरविंद की एज अगर -5 है
तो उसके फादर की क्या होगी, -5 होगी। और ये कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, ठीक है। 4x - 5 इज इक्वल टू 7x - 35। अब देखो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल आ गया, 30 के इक्वल आ गया। तो x किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। x किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो फादर की एज कितनी थी, 4x थी। 4 × 10 करेंगे तो 40 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब इज 6। देखो 2 महीने में 6 है, तो 6 × 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून, देखो मार्च टू जून अगर आप मंथ कैलकुलेट करोगे तो कितने मंथ बनेंगे, 4 मंथ बनेंगे, मार्च अप्रैल मई जून। और 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस उसके बाद जुलाई टू अक्टूबर। जुलाई टू अक्टूबर कितना है, 10। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद नवंबर और दिसंबर आपके 2 मंथ और बचे हैं, इसमें 6 है, ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टोटल मंथ कितने थे आपके, 12। 40, 20, 60, 70, 80, 84 डिवाइड बाई 12। और 84 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 7 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट इज सोल्ड एट 25% लॉस। देखो 25% लॉस की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4। तो अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बनाता हूं तो ये कितना होगा, 4 और 3 होगा। तो 3 की कीमत कितनी है, 150। तो 4 की कीमत कितनी होगी, 200 रुपए होगी। 4 की कीमत कितनी होगी, 200 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 40 किसके इक्वल होगा, सीपी ऑफ 50। यहां से देखो आप अगर सीपी और एसपी का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 50। तो 1/4, और 1/4 मतलब 25% का गेन होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सुनील कंप्लीट ए वर्क इन 4 days वेयर एज ऋतिक कंप्लीट द वर्क इन 6 days। देखो अगर यहां से सुनील और ऋतिक की बात करें और उसके बाद उसने रमेश की भी बात की है, और रमेश को कंपेयर किससे किया गया, सुनील से कंपेयर किया गया है, ठीक है। देखो अगर सुनील 4 दिन में कर रहा है तो ये 6 दिन में कर रहा है, तो इनके टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:2। उसके बाद बोला रमेश वर्क 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। 1/2 का मतलब है 3/2। तो अगर मैं अब इनकी एफिशिएंसी को कंबाइन करता हूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो सुनील 6 के एफिशिएंसी से 4 डेज में वर्क कर रहा था, मतलब टोटल वर्क कितना था, 24 था। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 3 वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 6, 4, 10 और 19, तो 24 डिवाइड बाई 19। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पास ए स्टैंडिंग मैन इन 50 सेकेंड। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इन टू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि यहां से स्पीड कितनी होगी, 50 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकेंड। बट अपने को चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। 5 से डिवाइड करेंगे 10, और इसको डिवाइड करेंगे 5, ये 2 और 3 से डिवाइड करो 6 पे, 6 × 2 12। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:18। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से L कितना है, 5 है, और पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B। ये अगर 18 है तो आपका L + B कितना होगा, 9 होगा। L की वैल्यू 5 है तो B की वैल्यू आप सिंपली कह सकते हैं कि B की वैल्यू मेरी 4 होगी, ये 9 है, ठीक है। तो उसने पूछा है लेंथ और विड्थ का रेशियो, ये 5 और ये 4, तो 5:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर
12.5, 7.5 will be needed to construct ए वॉल। वॉल देखो उसने बोला है 15 मीटर लॉन्ग, 1.8 मीटर लॉन्ग और 37.5 सेंटीमीटर। देखो अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं पूरे को, क्योंकि ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, ऊपर वाला भी आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करते हैं, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इस पूरे को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 इंटू 10 बन जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये 375 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला तो आपका सारा सेंटीमीटर में था ही, ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 कर देते हैं, और ये 75 इसके लिए भी हम क्या कर देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ आपकी कैलकुलेशन बनने वाली है, सॉल्व करेंगे। देखो 10 से 10 तो हमारा यही कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको 25 से पूरा 4 पे डिवाइड करेंगे। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, ये इसको पूरा देखो, ये इसको पूरा किस पे डिवाइड कर रहा है, 3 पे डिवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 से डिवाइड करेंगे, ये इसको 5 पे डिवाइड करेगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। देखो 3 इंटू 6, 6 इंटू 4, 24 इंटू 18 इंटू, उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक 0 भी बचा हुआ है, इंटू 10। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो ये मेरे पास कितना है, 21 माइनस 3 है, ये मेरे पास 21 प्लस 3, और ये 21 माइनस 3 इंटू 10। 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 441 माइनस 9 इंटू 10, तो 4320 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि 11 में से 9 गया, 2 तभी बचेगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 इसी में था और किसी में नहीं था। 2 होल नंबर्स whose sum is 64 can't be in the ratio। देखो अगर सम 64 है तो उनका रेशियो भी क्या होगा, कम से कम ऐसा नंबर जो 64 को पूरा डिवाइड करता हो। 8 डिवाइड करता है, 7 प्लस 8 डिवाइड करता है, 4 प्लस 3 7, 64 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये रेशियो कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो ये 16 था, 16 भी क्या करता है, 64 को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश ट्रैवल 1200 किलोमीटर बाय एयर। देखो क्या कह रहा है कि 2/5 डिस्टेंस, जो कि 2 की वैल्यू आपके पास 1200 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 600 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 600, मतलब 3000 किलोमीटर। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप ही ट्रेवल्ड बाय कार एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी ही परफॉर्म बाय ट्रेन। अब देखो अगर उसने 1200 यहां से किया, 1/3 उसने कार से किया, मतलब 1000, 1200 कवर कर चुका था, 1000 और उसने कवर कर लिया 2200, टोटल 3000 था, तो बचा कितना जो उसने ट्रेन से कवर किया होगा, 800 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ 2500 रुपीज इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, वन at 12% per annum and another at 12.5% per annum for 1 year. If the total annual income is 306 rupees, the money lent at 12%। देखो 2500 रुपए को उसने 2 हिस्सों में बांटा। पहले ए पार्ट के ऊपर उसको मिला 12% और बी पार्ट के ऊपर उसको कितना मिला 12.5%, और उसको जो टोटल ब्याज मिला वो 306 रुपए का ब्याज मिला। एक साल में कितने रुपए का ब्याज मिला, 306 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है। अगर यहाँ 12% है और यहाँ भी अगर उसको मैं कहूं कि चलो मान लो बी पार्ट के ऊपर भी 12% मिलता, तो यहाँ भी उसको 12% ही मिलता, जो कि 300 रुपीज था। डिफरेंस कितने का आया है, 6 रुपीज का। तो 0.5% ऑफ पी इज इक्वल टू 6 रुपीज। अगर 0.5% 6 के इक्वल है तो 1% ऑफ पी कितना होगा आपका 12 होगा। अगर 1% 12 है तो 100% कितना होगा 1200 होगा। मतलब ये 1200 था, तो जो पहले वाला हिस्सा है वो 1300 रुपये होगा, और उसने 12% वाला ही पूछा था जो फर्स्ट पार्ट था, तो 1300 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
in an examination it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks and failed by 85 marks. तो 198 मार्क्स उसने लिए थे आउट ऑफ 36 इंटू 100, सॉरी आउट ऑफ टोटल मार्क्स, और वो कितने किसके इक्वल होने थे? 36 के इक्वल। 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। 9 से डिवाइड करेंगे 20, पहले 2 पे करेगा और फिर 2 पे करेगा, तो 22 इंटू 25, 550 इसका राइट आंसर होगा आपका, 550। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे का भी कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, अभी हमारे पास जो मॉक का पार्ट है उसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। Like for suppose we start with this out properly, तो मॉक में आपके पास बेसिक क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले आपके पास आया सिनोनिम्स, जहां पे आपको सिमिलर मीनिंग निकालना होता है। The aberration in the Indian economy can be attributed to the short-sightedness of its political masters. Aberration की बात हो रही है। Aberration का एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाता है? जो डेविएट हो गया है पाथ से, वो जो कहते हैं ना कि इस डाइवर्ज हो गया है यहां से, सो आंसर इज डेविएशन। नेक्स्ट, his close friend who was senior to him, the office did not hesitate to reprimand him when he misplaced one important file. तो आंसर रिब्यूक हो जाएगा। सस्पेंड, पेनलाइज और डिमोट की बात नहीं हुई है, रिब्यूक। वन हू टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको इसका मतलब बताना है। जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रहता है उसको बोलते टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है जो पर्सन एब्सटेन करता है एल्कोहलिक ड्रिंक से। वन हू डज नॉट बूज। अ मैन हू ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल, ऑपरेशन करने वाले को सर्जन बोला जाता है, सर्जरी करने वालों को। यहां पे आपको एरर्स निकालने हैं। हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये वर्ब आया, ये सब्जेक्ट आया, रिवर्स ऑर्डर में चलता है। हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड, नो वेयर नहीं, व्हेन। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बैरली, चारों के साथ व्हेन लगता है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म, नो कैटल्स नहीं, कैटल आएगा। कैटल वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म, आंसर इज कैटल। She was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her. She was so emotionally stable. She was stable की बात हुई थी, वो कितनी स्टेबल थी? इमोशनली स्टेबल। तो यहां पर इमोशनली हो गया, which says कि ये चीज एडवर्ब के तौर पे आएगी। यहां पर आपको करेक्ट ऑल्टरनेट देना है सब्स्टिट्यूशन का। The soldiers carried out the orders of the general very effectively. जनरल के जो ऑर्डर्स थे सोल्जर्स ने अच्छे से कैरिड आउट किए थे। अभी कैरिड आउट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट कर देना, तो बी हो गया। कीप क्वाइट, वी लिसन टू द रेडियो, चुप हो जाओ हम रेडियो को सुन रहे हैं, सो वी आर लिसनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके पास रीअरेंजमेंट है पूरा का पूरा, इसको फोकस करके बनाते हैं। आई न्यू, आई विश, दिस इज यूज टू बी, व्हाट इज फेवरेट। कहता है स्टार्ट कैसे कर सकते? पी या आर से? पी से स्टार्ट, आर से तो बिल्कुल नहीं होगा, पी से। पी के बाद क्यू, आई न्यू, आई विश, नो, आई विश, आई न्यू, तो क्यू पी की चेन तो बननी है, पहले क्यू फिर पी, तो इसकी चेन तो बन गई। तो क्यू पी की चेन कहां बनी? सी में। आई विश, आई न्यू, व्हाट इज फेवरेट डिशेज यूज्ड टू बी, आंसर सी। वन डे आई बिलीव दैट आई हैड ऑलवेज वुड सी हिम अगेन। देखो वन डे, अब देखो आई बिलीव्ड दैट आई हैड ऑलवेज, अब देखो ये चीज कैसे चलेगी? अगर मैं हैड लगा रहा हूं तो आपने देखा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आर क्यू की चेन पॉसिबल है, आर क्यू कैसे? आई हैड ऑलवेज बिलीव्ड दैट वन डे आई वुड सी हिम अगेन, यानी पी एस की चेन बनेगी। अब पी एस की चेन किस हिसाब से बनेगी? डायरेक्टली यहां पर गिवन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, I did not know that he was pulling my leg all the time. Idiom phrase को आपने रिकोड करना है। I did not know he was pulling my leg all the time. मुझे नहीं पता था वो मेरी लेग पुल कर रहा है। लेग पुल को क्या बोलते हैं? बी फूलिंग मी, मुझे बी फूल कर रहा है।
देयर वी गो विद इट। सो आई होप आपको ये समझ आया है। सो आगे जाकर हम थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय, बाय बाय।